नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 6 में हमारा डिस्कशन हो रहा है भारत का भूगोल और इसके चैप्टर नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम अपने देश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे भारत का भूगोल हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक इंट्रो सेशन होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा भारत का। भारत के मैप को जो आप देखते हैं तो एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला ये क्षेत्र आपको नजर आता है। इसके उत्तर में आपको ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला विस्तृत मिलती है। इधर पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिम में अरब सागर मिलता है, पूर्व की तरफ ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए कितना विस्तार है, कितना विशाल है, विकराल है, महासागर है, इसका विस्तार मिलता है। भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख क्षेत्रफल को जब नापते हैं तो वर्ग किलोमीटर में नापते हैं, जिसको हम लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। इतना इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। ये बेसिक जानकारी है भारत के बारे में। उत्तर में आप देखेंगे तो लद्दाख से इसकी शुरुआत होती है, ये वाला एरिया, और यहाँ से दक्षिण में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। और ये जो दूरी है उत्तर से दक्षिण के बीच में, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी के बीच में, ये 3200 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो इधर आपका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये गुजरात का है और सबसे पूर्वी हिस्सा यहाँ पर देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का जो ये विस्तार है, अगर ऐसे इसको देखें तो ये विस्तार आपका 2900 किलोमीटर के लगभग पाया जाता है। आपसे कोई पूछे भारत उत्तर से दक्षिण ज्यादा विस्तृत है या पूरब से पश्चिम, तो आप कहिए उत्तर से दक्षिण, क्योंकि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 3200 किलोमीटर के लगभग है और पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर है। उत्तरी भाग में आप जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, वो भी भारत के हिस्से हैं। आप पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आपको मरुस्थल मिल जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरा मिल जाएगा। आप उसके और दक्षिण में आ जाएंगे तो आपको कुछ पठारी क्षेत्र भी मिल जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र भी मिल जाएंगे, असमान सतह मिलेगी, समान सतह मिलेगी। किनारे पे जाएंगे तो आपको तटीय अवस्थितियां मिल जाएंगी। यानी कि भारत विविधताओं का देश भूगोल के तौर पर भी है। वैसे हम सांस्कृतिक तौर पर कहते हैं कि भारत में विविधता में एकता है, लेकिन अगर हम भौतिक तौर पर देखें या भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत विविधताओं का देश है। सॉरी, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने पूरे विश्व का निर्माण किया तो क्योंकि ब्रह्मा जी हिंदू देवी देवताओं में गिने जाते हैं, तो उन्होंने अपना जो वर्कशॉप था वो बनाया इंडिया में, और जो कुछ पूरे विश्व में बनाया उसका कुछ ना कुछ सैंपल इंडिया में रख लिया। तो विश्व की ऐसी कोई भी स्थलाकृति नहीं है, ऐसा कोई स्थल रूप नहीं है जो भारत में ना पाया जाता हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। जितनी विविधता हमारे यहाँ भाषाई और सांस्कृतिक पाई जाती है, उससे कहीं ज्यादा विविधता भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक, लेकिन अब आपको पता है कि चाइना से हम आगे निकल चुके हैं, तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। हालांकि 2011 के आंकड़ों में ये दूसरे स्थान पर था। नए जो आंकड़े आएंगे उसमें ये आगे निकल चुका है। अब चलिए हम देखते हैं भारत के अवस्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं। जब विश्व का मैप आप देखेंगे तो विश्व के मैप में ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी आपकी ऐसे रोटेट हो रही है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। ये आपका भारत है। यहां पर आप देखेंगे तो इंडिया की स्थिति यहां पर है। ये इंडिया है, आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया है। इंडिया को आप देखेंगे तो ये आपकी विषुवत रेखा है।
यहां पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत वास्तव में कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसमें कोई शक नहीं है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और हमने आपको बताया था कि यहां से 23.5 डिग्री और यहां से 23.5 डिग्री, ये दो रेखाएं ऐसे गुजरती हैं। उत्तर वाले को जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री ये साउथ, यानी कि एक ये आपकी कर्क रेखा है और एक आप इसको कहते हैं मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। थोड़ी सी और सही स्थिति दिखाएंगे तो ये थोड़ा और ऊपर से होकर गुजरेगी। ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये थोड़ी और ऊपर से होकर गुजरेगी। भारत के मैप के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये और सही से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से होकर ये गुजरेगी कुछ ऐसा। अगर आपको 23.5 डिग्री दिखाना है तो ये कुछ ऐसे गुजरेगी। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। भारत का जो ये विस्तार है, विस्तार के बारे में बात करें तो भारत उत्तर में स्थित तो है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका जो विस्तार होगा उसमें हम आप जब दिखाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाएंगे। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से उत्तर में ही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी यहां से शुरू होता है और यहां तक है, यहां से ये शुरू होता है और यहां से यहां तक है। लेकिन ये दोनों क्योंकि अवस्थितियां उत्तर में ही पाई जाती हैं तो हम जब विस्तार इसका दिखाएंगे तो नॉर्थ ही दिखाएंगे। ठीक है, और वैसे देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। तो यहां गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्थिति हमको दिखानी है तो इसको हम कहेंगे 67 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट। यहां कहिए 68 डिग्री 7 मिनट। क्या? ईस्ट। यहां पे ये पश्चिमी भाग है, लेकिन हम क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए ईस्ट ही कहेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ही होगा, क्योंकि ये ईस्ट और ये आपका नॉर्थ, ये दोनों कैसे आते हैं? ये दोनों के दोनों इस तरीके से आते हैं कि हम किस गोलार्ध में स्थित हैं, ना कि ये पूरब से पश्चिम की बात करते हैं। पूरब से पश्चिम तो हम अपने देश की अवस्थिति देख रहे हैं, तो लेकिन गोलार्ध की अवस्थिति ये बताते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से ये अवस्थिति हम निर्धारित करते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी। और अगर विश्व को हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? यहां से यहां तक 68 से 97 के बीच में। तो ये देशांतरीय विस्तार लगभग, ये जो देशांतरीय विस्तार है ये आप देखेंगे यहां तक जो है ये 29 डिग्री के आसपास पाया जाता है। इसलिए यहां से यहां तक 29 डिग्री का अंतर पाए जाने के कारण समय में पूर्व और पश्चिम छोर में 2 घंटे का लगभग अंतर पाया जाता है। नियर अबाउट 2 आवर्स डिफरेंस पाया जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम्स में। इस तरीके से ये दोनों स्थान पे सूर्योदय का समय जो होता है उसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 4 डिग्री 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का, तो 30 डिग्री अगर रख लें तो 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 29 डिग्री है तो 4 घट जाएगा, 116 मिनट, लगभग 2 घंटे बोला जाता है, इतना अंतर आता है।
यहां से ये पश्चिम से और ये पूरब के बीच में आता है ना इतना अंतर। तो पश्चिम में यानी गुजरात में, पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों में सूर्य उदय होने में क्या अंतर आएगा? तो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाएगा इधर, क्योंकि राइट जाने पे समय आगे बढ़ता है। बताया था ना, ग्रीनविच मीन टाइम से राइट बढ़ने पे समय आगे बढ़ता है। पिछली क्लासेस जिन्होंने देखी होगी उनको समझ में आया होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा और यहां पर गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। ठीक है। और हमारे यहाँ का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री, ये रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो ये रेखा है, ये इससे हमारे यहाँ का टाइम निर्धारित होता है। एक ही टाइम जोन हमारे यहाँ है। भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ईस्ट लिख दीजिएगा क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत का मानक समय यहीं से नापा जाता है और इसे भारत, ये जो यामोत्तर है, इसको भारत का मानक यामोत्तर यानी कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने भारत के बारे में बात कर ली, जो एक जनरल बात है। अगर इसको पूरे विश्व के मैप में आप देखेंगे तो ये कुछ यहां आपको भारत नजर आएगा। ये देखिए, ये आपको इंडिया यहां नजर आएगा विश्व के मैप में। इंडिया का मैप आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपका इंडिया का मैप है। चलिए, ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे, ये विशुद्ध तौर पे हम एक प्राकृतिक मैप को लेकर चल रहे थे। अगर राजनीतिक मैप की हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की भी बात हमको करनी है। भारत स्थलीय सीमाएं किन देशों से मिलाता है? तो 7 देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। कौन कौन से वो देश हैं? एक देखिए, नेपाल से बिल्कुल सटी हुई, दूसरी चीन से, ठीक है, पाकिस्तान से, यहां पर अफगानिस्तान से, यहां पे बांग्लादेश से, यहां पर भूटान से और यहां पर म्यांमार से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा मिलती है, स्थलीय सीमा मिलती है। ठीक है। ये 7 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। हमेशा ये नाम आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। राजनीतिक मानचित्र में हम ऐसी चीजों को दिखाते हैं। आगे जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक देश ऐसा भी हो सकता है जिसकी समुद्री सीमा नहीं मिली है, कि और ज्यादा देश हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे नेपाल को, इसकी समुद्री सीमा नहीं है। भूटान आप देखेंगे, इसकी समुद्री सीमा नहीं है। लेकिन म्यांमार की, बांग्लादेश की, इनकी तो समुद्री सीमा है ना। म्यांमार की समुद्री सीमा है, बांग्लादेश की समुद्री सीमा है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। लेकिन दक्षिण में एक ये आपका कंट्री यहां पर पड़ता है, श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की ऐसे सीमा नहीं मिलती है। श्रीलंका से भारत पाक जल संधि के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग कर दिया जाता है। दक्षिण में ये समुद्र में 2 द्वीप हैं, एक जैसे मालदीव और एक श्रीलंका। ये दोनों जो हैं ये अलग कर दिए जाते हैं जल संधियों के द्वारा। जैसे पाक जल संधि के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग कर दिया जाता है। यहां पर पाक स्टेट है, तो पाक स्टेट के द्वारा, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अलग पाक स्टेट है। पाक स्टेट, पाक जल संधि इसको बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जल संधि किसे कहते हैं, उस क्लास को देखिएगा, समझिएगा। तो ये अलग कर दिया जाता है। भारत बहुत विशाल है। भारत में खुद के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप देख सकते हैं। 2 राज्य ये ऊपर आपके लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, फिर ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका पंजाब
चंडीगढ़, ये आपका उत्तराखंड, हरियाणा, यहीं पे दिल्ली। इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहां पर एक आपका है मेघालय। ये हमारे यहाँ के राज्य हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने बताया। यहां पर आप आएंगे अंडमान निकोबार, इधर आएंगे दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, इधर आप आएंगे पुदुचेरी। ये हमारे यहाँ के क्या हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना विशाल है। कई बड़े बड़े जो हमारे स्टेट हैं वो देशों से बड़े हैं। इतना विशाल है हमारा भारत, आकार में भी, जनसंख्या के मामले में तो है ही है। भारत की राजधानी दिल्ली है, और हर एक स्टेट की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। इस मैप में ये दिखाई भी गई है, इस मैप में ये दिखाया भी गया है। हर एक राजधानी शहर को आप इसको याद कर लीजिए। और यहां पर एक काम बहुत सही से कीजिएगा कि हर एक स्टेट किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, ये अभी आप अगर तैयार कर लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे राजधानी याद करिए, और अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान की सीमा किससे किससे मिलती है, तो आप तुरंत बताइए कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इससे इसकी सीमा मिलती है। तुरंत आपको पता होना चाहिए, जुबा पे आपके होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कि राजनीतिक विभाजन, आगे पढ़ना तो और बहुत कुछ होता है, लेकिन आपकी क्लास में बस इतना ही दिया हुआ है। दूसरा, अगर इसका हम देखें तो भौतिक विभाजन भी हमको देखना होता है। क्या देखना होता है? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, चलिए हम इसका देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, आपको उत्तर में जब जाएंगे तो यहां देखिए, ये आपको पूरा पहाड़ नजर आएगा। ये पूरा एरिया देखिए, आपको पहाड़ी नजर आएगी, पर्वत नजर आएगा। सामान्य भाषा में जिसको हम पहाड़ कह देते हैं कि पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो ऊंचे होते हैं उनको पर्वत कहते हैं। ठीक है, फिर पठार होते हैं, फिर मैदान और तट। तो पर्वत पठार देखने में तो हम पहाड़ कह देते हैं, लेकिन पर्वत ऊंचे होते हैं, तो पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र। साउथ में आप आएंगे इसके, तो यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र, और साउथ में आप जाएंगे तो फिर पठारी क्षेत्र, और यहाँ पर देखिए ये तटीय क्षेत्र भारत में पाया जाता है। तो भौतिक आकृतियां जो हैं भारत में कई प्रकार की पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह भी हैं, तट है और साथ में द्वीप समूह भी हैं। अब जैसे हिमालय की अगर हम बात करें, तो हिमालय जो हमारा है, हिमधन आलय, बर्फ का घर। आलय मतलब होता है घर, और हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर। और हिमालय को अगर हम डिवाइड करें, बांटें, तो 3 श्रेणियों में इसको हम बांट सकते हैं। 3 श्रृंखलाएं हैं, 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं हिमालय को। हिमालय का मतलब बर्फ का घर, टेम्परेचर कम रहता है, बर्फ जमी रहती है, और इनको 3 श्रृंखलाओं में ऐसे हम बांट सकते हैं, 1, 2 और 3, इस तरीके से। एक को कहते हैं बृहद हिमालय, सबसे उत्तर वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, चाहे हिमाद्री कहिए और चाहे बृहद हिमालय कहिए। उसके बाद सबसे दक्षिण वाले को क्या कहते हैं? शिवालिक। सबसे जो दक्षिण में है उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और बीच में जो बचा ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय। इसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को ही हिमाचल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल। तो
तो ये 3 श्रृंखलाएं हैं आपकी, जो उत्तर से दक्षिण में क्रमशः ऐसे स्थित है। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सी है? शिवालिक। सबसे उत्तर में कौन सी है? हिमाद्री। मध्य में कौन सी है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। ये तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे उत्तर में ये, उसके बाद ये, और उसके दक्षिण में ये श्रृंखलाएं आपको मैप पे जो दिख रही हैं, इनको क्रम से ऐसे तैयार कर लीजिए। हिमालय के दक्षिण में आप आएंगे तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको मिलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र इसमें महत्वपूर्ण नदियां हैं, बाकी इनकी सहायक नदियों को भी हम शामिल करते हैं। साथ में सिंधु नदी को भी शामिल कर लेते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये सिंधु तंत्र है। हालांकि यह पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा आता है, भारत में मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सम्मिलित तौर पर ऐसे कहते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। जहां पे नदियां होती हैं वहां पे जलोढ़ निक्षेप भी होते हैं। तो मैदान जो बने हुए हैं वो जलोढ़ निक्षेप से बने हुए, जल ओढ़, जल के द्वारा जो लाके रख दिया जाता है, ऐसे परत दर परत जमा दिया जाता है। ये मृदा बड़ी उपजाऊ होती है, तो जहां पे जलोढ़ मैदान होते हैं वहां पे खेती अच्छी होती है, क्योंकि उपजाऊ भूमि पाई जाती है। और जहां पे खेती अच्छी होती है वहां पे लोग बसना पसंद करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वहीं आप पश्चिम में आएंगे, ये एरिया देखेंगे तो भारत का मरुस्थल आपको मिलेगा। हालांकि ये आबाद है, लेकिन यहां पर वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय दशा पाई जाती है, टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है, शुष्क है, गर्म है, वनस्पति की मात्रा यहां पर कम है। और दक्षिण में आप आएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, और प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस आकृति का है, त्रिभुजाकार आकृति का। इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। इस आकृति का आपको ये मिलेगा, त्रिभुजाकार आकृति का प्रायद्वीपीय पठार। धरातल कहीं ऊंचा मिलेगा, कहीं नीचा ऊबड़ खाबड़ धरातल मिलेगा। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां आपको इसमें मिलेंगी। सबसे उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो देखिए यहां पर कुछ मैपिंग भी आप इसमें करते चलिए। ये सारे मैप आपको तैयार करने हैं। अगर सबसे इधर आप जाएंगे तो देखिए यहां पर अरावली आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी अरावली श्रृंखला मिल जाएगी। उसके बाद में आप आएंगे तो विंध्यन श्रेणी मिल जाएगी, फिर सतपुड़ा। तो अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे उत्तर में कौन? अरावली, फिर कौन सी? विंध्यन, और फिर सतपुड़ा। यहां पर देखिए नर्मदा और तापी नदियां यहां पर बहती मिलेंगी। ये नर्मदा नदी है और तापी नदी है। तो विंध्यन और सतपुड़ा जो ये श्रेणी है, यहीं पर नर्मदा और तापी नदियां इन श्रृंखलाओं से बहती हुई आपको दिखेंगी। पश्चिम की तरफ ये बहती चली जाएंगी, अरब सागर में गिर जाएंगी। और ये जो पठार का पूरा एरिया है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का एरिया है, ये लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, और पूरब में ये पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। बिल्कुल वी आकार में इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं सह्याद्री। क्या नाम देते हैं? सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार बिल्कुल एक समान रूप से आपको मिलेगा। लेकिन पूर्वी घाट पे जब आप जाएंगे तो बीच में ये टूटा फूटा, कटा फटा नजर आएगा, असमान नजर आएगा। तो दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि समान कौन सा है तो आप कहिए पश्चिमी, असमान कौन सा है तो आप कहिए पूर्वी। और ये पूरा जो एरिया है वो खनिजों के लिए जाना जाता है। ये जो पूरा एरिया है वो कोयला, लौह अयस्क, सोना, चांदी, हर एक खनिज के लिए जाना जाता है। तो हमारे यहाँ जितना भी खनिज संसाधन है वो इधर ही दक्षिण वाले हिस्से में ज्यादातर मिलता है, ज्यादातर इधर दक्षिण वाले हिस्से में मिलता है।
पश्चिम घाट और पश्चिम घाट के पश्चिम में आप देखेंगे और पूर्वी घाट के पूरब में तो तटीय मैदानों का विस्तार पाया जाएगा। जो घाट है वो थोड़ा सा आंतरिक एरिया है और जो तटीय मैदान है बिल्कुल समुद्र के किनारे के एरिया, उनको कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान यहां पर ये आपका जो मैदान है पूर्वी तटीय, ये विस्तारित पाया जाएगा। और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये सकरा पाया जाएगा। कटा फटा कौन सा है? ये वाला पूरब वाला। एक समान रूप में कौन सा है? ये पश्चिम वाला। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इन दोनों में ये बेसिकली अंतर है। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो जाके पूर्वी तटीय मैदान में बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी तो इसके माध्यम से मिल जाएंगी, और अरब सागर में जाने वाली नदियां इधर चली जाएंगी। जैसे ये महानदी है, इसको देखिएगा, ये आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इनका क्रम इसी समय तैयार करिए। चलिए यहां से चलते हैं, गंगा नदी ये कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आइए यहां महानदी। महानदी के बाद में आप इधर देखिए, ये आपका महानदी का एरिया, फिर ये गोदावरी का, ये कृष्णा का, ये कावेरी। ये क्रम याद करिए, सबसे पहले उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। ये चार नदी है ना, ये पूर्वी तटीय जो मैदान है इसी से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर उत्तर में है नर्मदा, फिर तापी। ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो यहां पे खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। पूरब की तरफ ज्यादा नदियां हैं, पश्चिम से पूरी बह के पश्चिमी घाट से देखिए निकल के कृष्णा नदी यहां आ गई, पश्चिमी घाट से ही निकल के गोदावरी भी है पूरब की तरफ आ गई। ये देखिए यहां पे कावेरी नदी भी है, पश्चिमी घाट से ही अन्नामलाई से निकल के इधर आ गई। तो ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों की संख्या ज्यादा है। पूर्वी घाट की जो नदियां होती हैं इनको डेल्टा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? डेल्टा के लिए जाना जाता है। ये डेल्टा बनाती हैं, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। यहां पर मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ऐसा आपको मिलेगा। ये अपनी मृदा जो लेके आती हैं, उपजाऊ मृदा, वो लाके यहां पर जमा कर देती हैं। तो जहां पर ये मृदा जमा होगी वो बहुत फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, और यहां डेल्टा का ये निर्माण करेंगी। गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सब बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण होता है। और पश्चिम की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं, वहां पे इतनी जगह नहीं है कि डेल्टा का निर्माण हो। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? पूर्वी तट वाली जो नदियां होती हैं वो करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पूर्वी तट में आप देखेंगे तो आपको जो पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ाई ज्यादा मिल रही है, तो यहां और यहां की वनस्पतियों में भी आपको अंतर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना, यहां पर वनस्पतियों में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। भारत में, अब आगे की क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, भारत में दो द्वीपीय स्थितियां भी इंपॉर्टेंट है। एक है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार ये आपका कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा यहां पर देखिए आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार अकेले नहीं, ये पूरा द्वीप समूह है। और इधर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आप देखिए केरल के पश्चिम साइड में आपको मिल जाएगा, वेस्ट में आपको मिल जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 2004 में यहां पर एक सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। आपके किताब में दिया हुआ है कि 2004 में सुनामी से कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था, चुनौतियों का सामना किसने किया था। आपकी किताब में एक इस पे कविता भी दी हुई है, उसको भी आप देखिए।
एक पोयम दी हुई है सुनामी के बारे में। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। इसको पढ़िएगा। और एक यहां पर यह भी दिया हुआ है कि सुनामी का दृश्य क्या होता है। सुनामी क्या होती है? भूकंप के बारे में आप जानते हैं? इतना तो जानते ही होंगे कि जो भूकंप होता है, भूकंप से धरती हिल जाती है। तो भूकंप जब जलीय क्षेत्र में आता है, जलीय क्षेत्र हिलता है, तो ये जो लहरें हैं, तरंगे हैं, ये ऊंची ऊंची उठती हैं। देखिए कुछ ऐसा दृश्य होता है सुनामी का, है ना। विशाल सागरीय तरंगे होती हैं। सुनामी की स्पेलिंग, सुनामी एक जापानीज शब्द है, तो सुनामी लिखा जाता है। बंदरगाह वाली तरंगे इनको बोला जाता है। तो समुद्र तल पर भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसके कारण से विशाल सागरीय तरंगे उठती हैं और ये तबाही का कारण बनती हैं। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये तबाही मचाती है। ठीक है। हमारे यहाँ जो द्वीप है उसमें प्रवाल द्वीप का भी उदाहरण आपको मिलता है। ये जो द्वीप है अपना, इसको देखिएगा, ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को कहा जाता है कि ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। दो द्वीपों में एक प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो आप बताइए। ये लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप है, केरल के पश्चिम में यह स्थित है। अब आपसे कोई कहे कि प्रवाल क्या होते हैं, तो आगे की क्लास में तो आप सही से पढ़ेंगे, लेकिन प्रवाल कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे। प्रवाल कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे। ये प्रवाल होते हैं। समुद्री जंतु होते हैं। समुद्री जंतु, समुद्री जंतु के कंकाल, जिनको फॉलिप कहा जाता है। वास्तव में प्रवाल क्या है? समुद्री जंतु है, समुद्री जंतु। और समुद्री जंतुओं का जो कंकाल होता है, इस कंकाल को हम नाम देते हैं फॉलिप। फॉलिप। और जब जीवित फॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और वही कंकाल धीरे धीरे ठोस हो जाता है। और फॉलिप की जो वृद्धि है इन ठोस कंकालों के ऊपर होने लगती है। फिर एक फॉलिप मरा, इसके ऊपर दूसरा डेवलप किया, फिर मरा, तीसरा डेवलप, चौथा डेवलप, इसके ऊपर ऐसे डेवलपमेंट होता चला गया। तो परत दर परत देखिए ऐसी संरचनाएं आपको एक दूसरे के ऊपर फॉलिप के ठोस होने से, कंकाल के ऊपर कंकालों के निर्मित होने से काफी ऊंचाई ये प्राप्त कर लेते हैं और धीरे 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 इन प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं। जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप। ठीक है, प्रवाल द्वीप। तो इसको आप समझिएगा, ये एक प्रवाल द्वीप है। आपकी बुक में ये फिगर दिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में से कौन प्रवाल द्वीप है, तो ये प्रवाल द्वीप है। तो ये आपकी रही पूरी किताब। कुछ बातें इसमें और दी हुई हैं। मैंने आपसे कहा कि जो निक्षेप होते हैं, जलोढ़ निक्षेप, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। और इसकी विशेषताएं अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना, आप बता दीजिएगा कि ये बहुत उपजाऊ होती है। जहां पर ये पाई जाती है कृषि के अनुकूल होती है। और जब कृषि यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और इसलिए जो जनघनत्व है, जनघनत्व यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। जो नदी बेसिन का निर्माण होता है उसमें केवल मुख्य नदियां ही नहीं, सहायक नदियों को भी शामिल किया जाता है। तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है और वो अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, जैसे गंगा है। अब गंगा नदी में यहाँ पर देखिए ये आपकी गंगा नदी है और गंगा नदी में ये देखिए यमुना नदी आके मिल गई। कहाँ पे? प्रयागराज में। ये आपकी गंगा नदी है और गंगा नदी में यमुना आके प्रयागराज में मिल गई।
ये देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे यमुना आके मिल गई, तो गंगा की ये सहायक नदी हो गई। यमुना में आके देखिए चंबल यहां पर मिल गई, तो यमुना की सहायक चंबल हुई, फिर यमुना आगे बढ़ी और आके गंगा में मिल गई, तो गंगा की सहायक यमुना हो गई। तो एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसी में मिला देती है, तो वो सहायक नदी। और फिर ये जो मुख्य नदी है जाके समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व समुद्र में समाप्त कर देती है, अपना जल वहां पर समर्पित कर देती है, पूरा समाप्त कर देती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहुत सारी सहायक नदियों के साथ मिलकर इतना बड़ा बेसिन बनाती हैं और फिर ये जाके डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। यहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे, ये देखिए, ये डेल्टा का निर्माण यहां पर होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका डेल्टा है, ये गंगा नदी है, उसका डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा इसको कहते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है इसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है, इसी कारण से इसको डेल्टा कहा भी जाता है। डेल्टा क्या होता है? स्थलीय भाग होता है, नदी के बिल्कुल मुहाने पे। मुहाना का मतलब क्या है? जहां पर नदी जाके समुद्र में मिलती है, मुहाना। तो मुहाने पर डेल्टा बनता है ना, तो नदी के मुहाने पर जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। और डेल्टा स्थलीय भाग होता है, वही मुहाने पर निर्मित होता है। डेल्टा क्या है? एक स्थलीय भाग है। आप ये मत समझिएगा ये जलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। यहीं पर जाके डेल्टा का निर्माण होता है, स्थलीय भाग पे, जहां पे नदियां समुद्र में मिल रही होती हैं, उसी के मुहाने पर। ठीक है, तो आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई होंगी। आपका काम है ये सारी जो श्रेणियां हैं, जैसे ये अरावली श्रेणी है, आपको मैंने ये बताया बिंद श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, तो ये सारी श्रेणियां तैयार करिएगा। एक चीज आपके मैप में और दी है, इस मैप को अच्छे से तैयार करना चाहिए आपको, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो है ये सिंधु नदी तंत्र जो हमने देखा था। यहां पर इसकी देखिए ये नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, तो इनका क्रम इंपॉर्टेंट है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आप लिखिए झेलम, फिर लिखिए चिनाब, फिर लिखिए रावी, और फिर लिखिए सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये क्रम है नदियों का। और एक क्रम मैंने आपको बताया था महानदी, महानदी के बाद में ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, नॉर्थ टू साउथ, ये भी क्रम याद रखिएगा। और यहां पर देखिए चंबल, नर्मदा, तापी, एक क्रम ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्रम मैंने आपको बताया अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, ये इंपॉर्टेंट है। मैप में इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इधर आपकी कच्छ की खाड़ी पड़ेगी। इस पोर्टिकल मैप में आप इतना समझ लीजिए कि हमारा देश किन किन देशों से स्थलीय सीमा मिलाता है। 7 देश हैं। श्रीलंका से ये पाक जल संधि के द्वारा अलग हो जाता है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके 28 राज्य, आपकी बुक में पीछे ये पूरी सूची दी हुई है, वो सूची ये है 28 राज्य, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजधानी आप याद रखिए। और हर एक राज्य से सीमा बनाने वाले अन्य राज्यों जिनसे इनकी सीमा मिलती है उनके बारे में भी आप जानकारी रखिए। केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लद्दाख की लेह, दादरा नागर हवेली और दमन दीव की दमन, लक्षद्वीप की कवारत्ती, पुदुचेरी की पुदुचेरी,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, ऐसे इनकी भी याद कर लीजिए। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख के ये चैप्टर समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो भौतिक विभाजन में मुख्य तौर पर अगर विभाजित करें तो उत्तरी मैदान, उत्तर में पर्वत के बारे में भारत का उत्तरी मैदान, और उसके बाद में दक्षिण का पठार कहते हैं। लेकिन अगर और सूक्ष्म विभाजन करें, नाम से बिल्कुल कर लें, तो ऊपर उत्तर में आप देखेंगे तो हिमालय, फिर भारत का उत्तरी मैदान, फिर भारतीय जो मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह, इस तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम में मैंने आपको दिखाया था, यहां पर भारत की जो सीमा जुड़ी हुई है, इसको देखिए 1 मिनट। ये अगर मैप को आप देखेंगे, ये पॉलिटिकल मैप मुझे चाहिए, चलिए इसमें रहने दीजिए, अनडू कर लेते हैं। ये वाला मैप आप एक बार फिर से देख लीजिए, पॉलिटिकल मैप समझ में आ जाएगा। उत्तर पश्चिम में एक आपका पाकिस्तान हो गया, और दूसरा जो सीमा जुड़ती है जिससे, दूसरा है आपका अफगानिस्तान। यहां पर इस जगह पे सीमा टच करती है। एक तरफ ये हो गई। उत्तर में आप जाएंगे तो चीन से मिलती है, नेपाल से मिलती है और भूटान से मिलती है। और पूर्व में आप जाएंगे तो बांग्लादेश से मिलती है और म्यांमार से मिलती है। ठीक है, ये हो गया ना। तो ये 7 देश हैं जिनसे इसकी सीमा मिलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। स्थलीय सीमा पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ नहीं मिलती, पाक जल संधि के द्वारा ये अलग कर दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, इन 7 के नाम आप लिख लीजिएगा। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो ये उन्हीं की बात हो रही है, नर्मदा और तापी, पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। भारत के कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? पंजाब, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या होना चाहिए, में नहीं, निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा या जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ मैदान है, और ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। यही कारण है कि यहाँ पर आसानी से खेती हो जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिन्हें फॉलिप कहा जाता है, और फॉलिप से निर्मित होने के कारण इसको प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बिल्कुल पता है, शिवालिक कहा जाता है, सबसे वाय हिमालय जो है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो एक आपका ये स्थित है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में, बाकी ये अरब सागर में स्थित नहीं है, बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये आपकी दी हुई है, ये अरावली है। कौन सी है? अरावली। ये ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से। और नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। दिखाया था ना आपको, नर्मदा और तापी भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो। तो ये चैप्टर और ये बुक आपकी समाप्त होती है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। मानचित्र का कार्य कुछ यहां पर दिया हुआ है जिसको आपको करना चाहिए, जैसे भारत के मानचित्र पर कर्क रेखा को चिन्हित करना, भारत के मानक यामोत्तर को चिन्हित करना, जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात अब यहां पर ना करके हम नेक्स्ट बुक की बात करेंगे। अगली किताब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास की, 7th क्लास की। आप लोग इसको देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप आगे ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये उपयोगी है। अगर आप 6th क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं अभी, तो आप इस समय तो पढ़ ही रहे हैं, बाद में भी उपयोगी रहेगी। और अगर आप डायरेक्टली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तभी देख रहे हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, क्योंकि इससे अच्छा बेसिक कहीं आपको नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी बुक आपने हमारे साथ कंप्लीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।